नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 का निबंध कुबेरनाथ राय। जैसे कि आप सभी को पता है, इसको हम लोग सारांश को सीरियल बाय पढ़ते आ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कुबेरनाथ राय की रचना उत्तरा फाल्गुनी के आसपास रचना। ये जो निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इसका जो सारांश या फिर एक प्रकार से कंक्लूजन अगर कहा जाए तो इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से कैसे मनुष्य में परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है। कहता है उत्तरा फाल्गुनी वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है ना। ये क्या कहता है कि उत्तरा फाल्गुनी क्या होता है, वर्षा ऋतु का जो है ना वो अंतिम नक्षत्र होता है। 25 से 40 वर्ष तक के जीवन में खूब आनंद रहता है। कब से कब तक? 25 से 40 तक के खूब आनंद, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। इसका बहुत ही बारीकी तरीके से हर एक उम्र को उसके प्रवृत्ति के आधार पर इसमें दिखाया गया है, जो अब इस रचना के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम इनका जीवन वृत्त देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि इनका जन्म कब होता है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार के निबंधकार हैं, इस चीज़ को भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है निबंधकार कुबेरनाथ राय का जन्म प्रमाण पत्रों या पुस्तकों में फ्लैप के अनुसार 3 जनवरी 1935 को होती है। कब होती है? 1935 में। किंतु जन्म कुंडली के अनुसार इनका जन्म 26 मार्च 1933 ईस्वी दिन रविवार तदानुचेत अमावस्या संवत 1990 विक्रम को वृषलग्न व मीन राशि में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म का जो तिथि है थोड़ा सा असमंजस में डालने वाली है। कोई कहता है 1933 में, कोई कहता है 1935 में। तो हम लोग मान सकते हैं कि 1933 में इनका जन्म होता है। श्री राय का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में जमुनिया क्षेत्र में मत्सा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री बैकुंठनाथ राय तथा माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। कुबेरनाथ राय की प्रारंभिक शिक्षा अपनी मां और अपने गांव मत्सा के प्राइमरी स्कूल में पूरी हुई और ढाणी नामक गांव के विद्यालय से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुबेरनाथ राय ने मत्सा के इंटर कॉलेज से कृषि विज्ञान में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर बनारस के स्विस कॉलेज से विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण की। श्री राय BA काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, है ना, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन एवं गणित लेकर पूरी की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1958 में अंग्रेजी साहित्य में MA उत्तीर्ण किए। ये उनका शिक्षा का मुख्य जानकारी है। श्री राय जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के साहित्य रत्न परीक्षा भी पास की। कुबेरनाथ राय ने बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित की। इस दौरान शिक्षा और शिक्षक त्रासदी को भी अनुभव किया। उन्हें क्षोभ है, मतलब दुख है कि भारत में शिक्षक को वही जगह दी गई है जो सौत के बेटे को दी जाती है। मतलब एक प्रकार से भारत में शिक्षक को अच्छा जगह या मान्यता नहीं दी जाती है या इज्जत नहीं दी जाती है। उनको यह मानना है। किनका? श्री राय का, मतलब कुबेरनाथ राय का। शिक्षक की स्थिति कुबेरनाथ राय का कहना है कि इस देश का शिक्षक कार्ल मार्क्स के मजदूर सर्वहारा से कहीं ज्यादा सर्वहारा है। वह धरती का क्या है? अभिशप्त जीव है। एक प्रकार से कहता है कि जीव जो है वो अभिशप्त जीव है, लेकिन उसमें जो शिक्षक है उसका वो रूप ले लेते हैं। कुबेरनाथ राय का विवाह मात्र 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ही पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रोड भालुका में पंडित वीरभंजन पांडे की पुत्री महारानी देवी से हुआ। इनसे एक पुत्र कौशलेंद्र हुआ। MA की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात श्री राय कुछ समय तक विक्रम विद्यालय हावड़ा में अध्यापक रहे। बाद में 1959 में नलबाड़ी कॉलेज असम में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए और यहीं 25 वर्षों तक व्याख्याता तथा विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे या कार्य करते रहे।
श्री राय जी असम के बाद 9 वर्षों तक स्वामी सहजानंद महाविद्यालय गाजीपुर में प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए 30 जून 1995 को सेवामुक्त हुए। कुबेरनाथ राय का निधन अपने गांव मतसा में ही 5 जून 1996 ईस्वी को हो जाता है। कुबेरनाथ राय की गणना लोकप्रिय ललित निबंधकार के रूप में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन से लेखक निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है ना। तो हम लोग अगर ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि ये कौन कौन ललित निबंधकार है, तभी इसको हम लोग विकल्प में ढूंढ पाएंगे। तो ये एक प्रकार से क्या थे, ललित निबंधकार के रूप में ठहरते हैं कुबेरनाथ राय। ललित निबंधों की तरह त्रयी मतलब 3 कौन कौन रहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, जो इनकी भी गणना होती है। कौन कौन से 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, जो त्रयी ललित निबंधों की त्रयी मतलब 3 लेखों के रूप में गिनी जाती हैं। अब इनकी रचनाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। कथामणि 1968 में जो काव्य है, क्या है, कथामणि 1968 में काव्य है। निबंध इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, निबंध इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिया नीलकंठी, क्योंकि यहाँ से सीरियल बाय लगाने के लिए आता है। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में, पहला क्या होता है 1968 में, प्रिया नीलकंठी है ना 1968 ईस्वी में। हम लोग इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए कि प्रिया नीलकंठी मतलब प्रिया नाम की एक लड़की है जो कि उसको कंठी बहुत पसंद है और वो 1968 रुपये में खरीदी, ठीक है। रस आकेठक 1970 ईस्वी में, दूसरा क्या रहता है, रस आकेठक 1970 ईस्वी में, प्रिया नीलकंठी 1968 में, रस आकेठक 1970 ईस्वी में। 2 साल बाद गंधमादन 1972 ईस्वी में, गंधमादन है ना 1972 में। विषाद योग 1973 ईस्वी में, विषाद योग 1973 ईस्वी में। निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में, है ना, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में प्रकाशन होता है। पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी में। महाकवि की तर्जनी 1979 में। ये क्वेश्चन पूछी गई है, मतलब इनका जो निबंध है प्रत्येक बार पूछी जाती है। महाकवि की तर्जनी 1979 में। मणिपुतुल के नाम 1980 ईस्वी में, है ना। कामधेनु 1980 में। मन पवन की नौका 1982 ईस्वी में। किरात नदी में चंद्र मधु 1983 ईस्वी में। दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी में। त्रेता का वृहतस्वाम 1986 ईस्वी में। मराल 1993 ईस्वी में। उत्तर कुरु 1994 ईस्वी में। चिन्मय भारत 1996 ईस्वी में। अंधकार में अग्निशिखा 1998 में। वाणी की क्षीर सागर 1998 ईस्वी में। आगम की नाव 2002 में। और रामायण महातीर्थम 2002 ईस्वी में प्रकाशित होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं, ताकि रिवीजन करते हुए हम लोग कम से कम इतना तो हम लोग को याद रहेगा कि हाँ ये जो रचना है इससे पहले आएगा, और ये अगर इसका प्रकाशन भी याद हो जाता है तो बेटर से बेटर है हम सभी के लिए। तो हम लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इनका अगर रचना अगर देखा जाए तो कौन सी रचना में कौन सी सम्मान प्राप्त का हुआ, उस चीज़ को देखते हैं। प्रिया नीलकंठी जो पहला देखे थे 1968 ईस्वी में, है ना, उन्होंने समिति उत्तर प्रदेश आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला 1971 ईस्वी में, है ना। विषाद योग जो देखे थे 1973 ईस्वी में, है ना, जो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य साहित्य पुरस्कार 1973 में प्रकाशित होती है। गंधमादन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1972 में प्रकाशित होती है। इससे भी उनको क्या मिला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार साहित्य पुरस्कार मिली हुई है। ये बात हम लोग जानते हैं कि जो रचना से उनको साहित्य अकादमी या कोई भी अकादमी अगर मिलता है तो उनको बहुत इम्पोर्टेंट रचना माना जाएगा, जो भी पुरस्कार अगर किसी रचना से मिलती है तो, ठीक है। पर्ण मुकुट जो कि हिंदी संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार पुरस्कार 1971 में मिला है। महाकवि की तर्जनी, है ना, महाकवि की तर्जनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1979 ईस्वी में जो कि प्रकाशित होती है। अगर इनका देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है और उनको बहुत सारी रचनाओं में उनको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सिलेबस में लगी हुई उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रत्येक रचनाकारों के रचनाओं से उनकी रचना और उनका जो निबंध में लगी हुई इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमारा काफ़ी सहूलियत या फिर मतलब बेहतर सिद्ध होगा। अब देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से। कहता है
कुबेरनाथ राय ने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में उत्तरा फाल्गुनी शब्द का प्रयोग किसी नक्षत्र के लिए नहीं अपितु मनुष्य के एक अवस्था के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। किसका? एक नक्षत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया है, बल्कि मनुष्य की एक अवस्था, मतलब जो एज होती है, जो उम्र होती है, उसको एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर उस चीज को दिखाने का प्रयास किया है या दिखाया गया है। ठीक है, लेखक ने मनुष्य की अवस्था 40 से 45 वर्ष की आयु को उत्तरा फाल्गुनी कहा। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं कि 25 से 40 तक बहुत अच्छी रहती है, और जैसे ही 40 पार या क्रॉस होने लगती है तो उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? उत्तरा फाल्गुनी के नाम से संबोधित करते हैं। कौन? लेखक। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी का आगमन वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र के रूप में होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरा फाल्गुनी का आगमन कब होता है? वर्षा ऋतु में, है ना, वसंत ऋतु में, या पतझड़ ऋतु में, ठीक है, हेमंत ऋतु में। तो ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे, कब होती है? वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र के रूप में इसका शुरुआत होती है। अब लेखक इस निबंध में ऋतु को एक मानवीय अवस्था के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। देखिए, लेखक का जो दृष्टि रहता है काफी एकदम सूक्ष्म होती है, और वहां से जो सामने बात निकाल कर लाती है वो बहुत ही एकदम स्पष्ट और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि देखने वाले हैं जो कि साहित्यकार ही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ऋतु है, वर्षा ऋतु हो गया, जो है वो किसके रूप में? तो मानवीय अवस्था के प्रतीक के रूप में देखते हैं। और 25 वर्ष के सावन महीना की तुलना किया है। 25 वर्ष क्या है आपका? सावन का महीना है, मतलब ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सावन का जो महीना होता है बहुत ही मन भावन होता है। तो उसी प्रकार 25वें वर्ष जो किसी भी व्यक्ति का होता है तो थोड़ा सा वो खेल या एक प्रकार से क्रीड़ा का समय रहता है, जिसमें काफ़ी उमंग मौज मस्ती है। तथा 27वें को जैसे ही भद्रपद महीना माना जाता है, जहां संघर्षों के सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 25 से 27 के बीच में हम प्रवेश करते हैं तो हम अपने जीवन में थोड़ा सा सीरियस होने लगते हैं और अपने काम के प्रति और अपने मेहनत के प्रति संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। कब? 25 से 27 के बीच में। ठीक है, अब 30वें वर्ष उम्र का वह पड़ाव माना गया है जहां भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का सुख भोगना पड़ता है। मतलब इधर हम जो काम किए उस चीज़ को वहाँ उसका रिजल्ट कहाँ देखने को मिलता है? 30 वर्ष के बाद देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है कि 27वें में क्या स्थिति रहता है, 25वें में क्या रहता है, 30वां में क्या रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उसका जो एज है, वर्ष है, उसको ध्यान रखेंगे। जहाँ भाद्रपद के काम, क्रोध, मोह का सुख दुख का भोगना पड़ता है। कब? 30 वर्ष के पश्चात। ठीक है, इस उम्र में लोगों के अपने अपने स्वभाव के अनुसार शिक्षा कृतार्थ होती है, मतलब अपने काम के प्रति एकदम लगाव हो जाता है और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर अपने जीवन में करें, बाल बच्चों, परिवार, समाज के लिए करें, है ना। 40वें वर्ष में लोग भद्रपद के अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। कब? 40वें के बाद। इसके अंतिम पड़ाव में ही जरा और जीर्णता के आगमन की सूचना भी मिलने लगती है। उत्तर फाल्गुनी का काल जो 40 से 45 का है, उसमें शरीर की षष्ठ उर्मियों में थकावट आने लगती है। कहने का मतलब है 40 जैसे ही हम प्रवेश करते हैं या 45 में पहुंचने लगते हैं तो शरीर की जो अंग रहती है उसमें थकावट आने लगती है, कमज़ोर आने लगती है, जिसमें हम लोग का कार्य शक्ति में कमी आने लगती है। अस्ति जायते वर्धते से तीनों धीरे धीरे सात होने लगते हैं तथा इसके विपरीत तीन विपरीतार्थमणे ते अपेक्षिते तथा विनशते प्रबल होने लगते हैं। मतलब हमारे जो विपरीत परिस्थिति उसमें क्या हो जाता है? प्रबल होने लगता है, उसमें संघर्ष ज़्यादा मजबूत होने लगता है। लेखक 45 साल के बाद की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि 45 साल के बाद की शीश पर कांस फूटना शुरू हो जाता है। मतलब जीवन में ऐसी घटना शुरू होने लगती है जो कि दिक्कत पैदा करती है, अर्थात बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, सुख और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है। कहने का मतलब जो हम लोग के पास जो उमंग रहती है 25 से 40 के बीच में, अब उसके बाद धीरे धीरे सब उसका कम डाउन होने लगता है ना। मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं चौवाचंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रव्राज्य का बलकन वासन धारण कर लेता
है। कब? 45 के बाद या 45 से, ठीक है, 40-45 के बीच में। कहता है लेखक, कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 25 और 45 के बीच की अवस्था ही कुछ ऐसी गुजरने का होता है जो वस्तुतः हम जिसके लिए जन्म लेते हैं वह इसी उम्र में घटित होता है या होना चाहिए। मतलब जो कर सकते हैं वो हम 25 से 45 वर्ष या 40 वर्ष के बीच ही कर सकते हैं, और उसी कार्य के माध्यम से ही हम अपना जीवन आगे का एक प्रकार से तय कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है आगे, ठीक है। जो मतलब जो काम या मेहनत करने का जो समय रहता है वो 25 से 45 वर्ष तक रहता है, ठीक है। लेखक के अनुसार 45 की अवस्था तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ की अवस्था रहती है। लेखक ने तीसरे उत्तरी की अवस्था को शान पर चढ़ी तलवार माना है। शान पर चढ़ी तलवार मतलब एक प्रकार से करो या मरो के 30 के उत्तरी, 30 आने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि अकबकाहट आने लगती है, घर बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, परिवार को सही तरीके से चलाना, ये सब क्या आने लगता है, एक प्रकार से शान पर चढ़ी तलवार माना जाता है, इसीलिए इसका उनका तुलना इससे किया गया है। जिस प्रकार प्रतिवर्ष नई धार नई तेज चढ़ता जाता है यह अवस्था 40 होती है। लेखक सर्जक सृष्टिकर्ता को बूढ़ा नहीं मानते, उन्हें कष्ट है वैसे लोगों से जो ब्रह्मा को तस्वीर के वे बूढ़ा दिखाते हैं। लेखक दक्षिण भारत के एक मंदिर में ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर 30 उत्तर युवा मूर्ति को देखते हैं। मतलब 30 साल से पहले का हो गया है, उस मूर्ति को लेखक गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। कुबेर नाथ राय ने जवानी को एक चमचमाता धार खड़ग माना है तथा उन्होंने बताया है कि इस उम्र में अंग अंग में फास्फोरस जलता है जिसके दहकता 1000 सूर्य की आग के बराबर होता है। कहने का मतलब है 25 के समय ऐसा रहता है या जवानी के समय ऐसा रहता है कि ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उखाड़ फोखाड़ फेंक सकते हैं, है ना। तो इसको तुलना है ना फास्फोरस से की है, मतलब जिस प्रकार से वो दहकते रहता है समय समय पर, उसी प्रकार यहाँ पर उसका तुलना किया है। तथा ये युवा कुछ भी कर गुजरने की दमखम रखते हैं। लेखक का मानना है कि सृष्टिकर्ता कवि विप्लव नायक सेनापति शूरवीर विद्रोह की कल्पना आदि को सविता के वृद्ध के रूप में गणना नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता ब्रह्मा को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के रूप में ही कल्पित करने समीचीन है, मतलब उचित है, ठीक है। लेखक ने 30 वर्ष की अवस्था को जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह के रूप में चित्रित किया है। मतलब 30 साल का एक ऐसा उम्र है जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। गौतम बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में प्रथम संदेश सर्गन ऑन दी माउंट शिखर के प्रजनन दिया और 33वें वर्ष में सलीब पर चढ़ा दिए गए। कहने का मतलब है ये उदाहरण एक प्रकार से दे रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा भी कैसे इस चीज़ का समझदारी से काम करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास वास्तव में 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ था और उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी। वस्तुतः लेखक ने 30वां वर्ष को सदैव वर्ण कर महत्वपूर्ण तथा जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र के रूप में चित्रित किया है। किसको? 30वां वर्ष जो रहता है वो काफ़ी डिफिकल्ट या फिर संघर्षशील वाले समय होता है। 40वें 45वें तक अवस्था में यथा स्थिति माना गया है जिसमें जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल है ना उम्रियाँ देखने को मिलती है, होने लगती है। बुद्धि का तेज घट जाता है, वह स्वीकारपंथी प्रफिट होने लगती है। लेखक इस निबंध की 40 की अवस्था से लेकर है ना 45वें के विचारों को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ। 40 वर्ष ही तो असली जीवन का काल है। तुम जानते हो है कि 40वां माने मतलब बुढ़ापा, है ना। उनका कहना है कि 40वें तक ही जीवन जीना चाहिए, अगर 40 के बाद कोई जीवन जीता है तो वो व्यर्थ है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्य है और अश्लीलता है, अनैतिकता है, ठीक है। भाद्र की पहली नक्षत्र गधा है जिसमें खूब बारिश होती है। पृथ्वी की प्यारा तो तृषा अश्लेषा है और गधा के जल रोही तृप्त होती है। यदि गधा में पृथ्वी की प्यास ही नहीं बुझती तो उसे जंगल में स्वीकार से प्रतीक्षा
करनी चाहिए। करने का मतलब है अगर उनका प्यास नहीं बुझता है तो उनको इंतजार करना चाहिए। गधा का जल परिणाम और गुण दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। किसको? परिणाम और गुण से गधा से श्रेष्ठ बताया गया है। गधा का गुणगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक किसका खूब गुणगान करते हैं, तो गधा और किसान, कवि और किसान दोनों किसका? गधा के गुण का गुणगान करते हैं। ठीक है। गधा के बाद पूर्वी फाल्गुनी का आगमन होता है। लेखक ने इसी रद्दी कणक नक्षत्र माना है। इरावती क्या कहते हैं, इसका पानी फराइल के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई नहीं, उतना समझा पा रहे हैं या समझ में आ रहा है। इसे उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भी भाग होता है। पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र को उत्तर फाल्गुनी गंगावतरी किसान कृतिनाश का कर्मनाश का नक्षत्र मानते हैं। ठीक है, पूर्वी फाल्गुनी का नक्षत्र को। पूर्वी फाल्गुनी के बाद वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का आगमन होता है, जो गधा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्पद और क्या कहता है, सौभाग्य अवस्था के रूप में दिखाई देता है। कुबेरनाथ राय ने अपने इस निबंध में लेनिन की वक्तव्य के द्वारा सर्वहारा वर्ग की वकालत करते हुए, है ना, मतलब किनका यहाँ पर सपोर्ट लिया है? लेनिन जो विद्वान हैं उनका वकालत करते हुए कहते हैं कि कुबेरनाथ राय ने इस ललित निबंध में जहाँ उत्तर फाल्गुनी के द्वारा मनुष्य के जीवन पर व्यंग किया है, वहीं यह सिखा भी दिया है कि व्यक्ति को कभी अपने को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। मतलब खुद को कभी भी बूढ़ा या फिर मानसिकता दौर से नहीं लेना चाहिए कि हम इतने साल के हो गए या बूढ़ी हो गए या हमसे काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब मन चंगा तो सब चंगा। व्यक्ति की सृजनशीलता ही उसे चीर तरुणाई के रूप में बनाए रखती है। अब इनका अगर महत्वपूर्ण कथन देखा जाए, वास्तव में सृजन सिर्फ सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के रूप में जीते हैं। मतलब जिम्मेदारी के साथ, परिवार को लेके, समाज को लेके, माता पिता को लेके जो जीते हैं उसका समय रहता है 30 से 40। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, जो सृजक है, जो बनाने वाला है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरवायु का होगा, मतलब बहुत दिन जीने वाला। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। शक्ति का क्षय 40 के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है। ठीक है, ये सब क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से कैसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि निबंध में किस निबंध से उद्धृत है या किसके द्वारा कहा गया है। आज उत्तर फाल्गुनी का अंतिम पानपत्र मेरे होठों पर संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन और काम भुजंग मेरा किरण सहचर। इसको मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है? जो तोड़ेगा वह बदला जा सकता है, तो तोड़ा नहीं जा सकता। सही बात है, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस में पूछी भी गई है। अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। मतलब जो 25 वर्ष का लड़का रहता है वो चाहता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और मैं कुछ भी तोड़ फोड़ सकता हूँ, मतलब खुद को सांड के रूप में यहाँ पर दिखाता है। परंतु एक न एक दिन वह क्षण की निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। क्या झलकती रहेगी? कहने का मतलब है वो एक ना एक दिन वो ढल जाती है। केवल शिशनोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं है। कभी कभी नदी की धार पथ भ्रष्ट भी हो जाती है। सही बात है, कभी कभी नदी की धार भी पथ भ्रष्ट हो जाती है, मतलब लाइन से भी लाइन निकल जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइन से भटक जाती है। सर्जक या रचनाकार के लिए नन कमनफिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी श्री शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लिख नहीं खोज पाती। प्रत्येक सृजक या विधाता जो होते हैं जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोह और स्वीकारवादी हो, दोनों साथ होता है। अपने मस्तिष्क काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार विचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी की चीर यक्षत तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और ये वाक्य के साथ यहाँ पर इसका मूल सारांश समाप्त हो जाता है।
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको भली भांति समझ पाते होंगे, और अगर कहीं दिक्कत होता है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप अपना सुझाव दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर हम इस चीज़ को कर सकें और एग्ज़ाम की दृष्टि को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।